अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। स्पीकर नेशनल असेंबली असद कैसर आर्टिकल 6 की जद पर हैं और अपोजिशन की तरफ से एक आईनी नुक्ते को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का जो है वो इशारा दे दिया है। उनका ये कहना है कि स्पीकर साहब ने अपनी जो उनकी आईनी जिम्मेदारी है उससे उन्होंने रूगर्दानी की है, दानिस्ता तौर पर हुकूमती आलाकार बने हैं और हुकूमती ही ईमा पर उनकी तरफ से ये जो आईनी जिम्मेदारी है तहरीक अदम एतमाद के लिए इजलास बुलाने की, इसके अंदर उन्होंने दीदा दानिस्ता तौर पर तखीर करके इमरान खान साहब को वक्त लेने के लिए उनके लिए असबाब और अवामल मुहैया किए हैं और 14 दिन के अंदर इजलास ना बुलाना सरीहन आइन की खिलाफ वर्जी है और आइन की खिलाफ वर्जी आइन के तहत ही उसके अंदर वो दर्ज है और उसकी सज़ा आर्टिकल 6 के अंदर दर्ज की गई है। लिहाजा अपोजिशन की तरफ से, अपोजिशन की जो दो मेन बड़ी पार्टी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, दोनों की तरफ से अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं और इस मामले को अब आला अदालत में लेके जाने के वाज़े और दो टोक इशारे मिल रहे हैं। स्पीकर असद कैसर साहब की तरफ से आइन की जो खिलाफ वर्जी है इसकी मुमकिना तौर पर या मुबैना तौर पर इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, स्पीकर साहब की तरफ से इजलास बुलाने में ताख़ीर के हवाले से क्या जवाज़ तलाश किए गए हैं और क्या जो 27 मार्च के हवाले से पीपल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन जमातें उनकी तरफ से जो अपने अपने प्रोग्राम मुरतब किए गए थे, क्या वो पाए तकमील तक पहुंच सकेंगे, इस सारी सूरत पर बात करूंगा। लेकिन इससे पहले इमरान खान साहब की बात करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि आज फिर उन्होंने एक जलसा फरमा दिया है और आज फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वाज़े अहकामात की नफ़ी कर दी है। आज फिर उनको नोटिस जारी किए गए थे, आज फिर उन्होंने उन नोटिस को हवा में उड़ा दिया। अलबत्ता आज का जलसा 2-3 वजूहात की बिना पर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि इस जलसे के अंदर वाज़े तौर पर इमरान खान साहब ने इक़्तिदार को छोड़ने पर, इक़्तिदार पर लानत भेजने की उन्होंने बात की है और इसके साथ साथ ये जलसा मुझे ऐसे फ़ील हुआ उनकी ये तकरीर सुनकर कि पहली मर्तबा उन्होंने तकरीबन 25 से 30 मिनट लिए अपनी हुकूमत की कारकर्दगी गिनवाने में कि मेरी हुकूमत ने ये किया, मेरी हुकूमत ने ये किया, मेरी हुकूमत ने ये किया, जो बज़ाहिर उनके इंतखाबी जलसों का नुक्ता आगाज़ महसूस होता है। इस जलसे के अंदर इमरान खान साहब की तरफ से बहुत सी इम्पॉर्टेंट बातें की गई और जो मैंने आपको बताया कि 3 इम्पॉर्टेंट नकात थे मेरी नज़र में, उसके ऊपर हम बात करेंगे और देखेंगे कि इमरान खान साहब की तकरीर के अंदर कौन सी ऐसी कंट्राडिक्शंस हैं जिसका वो ख़ुद मुकम्मल तौर पर इजहार करते। जो पहला नुक्ता है, एक मरतबा फिर न्यूट्रल की तशरीह की है इमरान खान साहब ने और एक मरतबा फिर उनकी तरफ से भरपूर कोशिश की गई अल्लाह रसूल का वास्ता देकर, कुरान की आयतों का हवाला देकर कि जो अच्छाई है इंसान को अच्छाई के साथ ही खड़ा रहना चाहिए और बुराई के ख़िलाफ़ जंग या जदोजहद करनी चाहिए। लेकिन ये बताने से वो अभी तक कासर रहे हैं कि अच्छाई कौन है और मुमकिन तौर पर उनकी तरफ से बार बार इजहार जो होता है अमर बिल मारूफ़ का, और वो ये समझते हैं कि इस वक्त अमल बिल मारूफ़ की जो अमली तफसीर है वो इमरान खान साहब हैं या उनकी जमात है। लिहाजा वो इस्टेब्लिशमेंट को इस तरीके की बातें करके ये बात बावर कराने की कोशिश करें कि तुसी मेरे नाल खलो के चंगा नहीं कर रहे, तुसी न्यूट्रल होकर चंगा नहीं कर रहे, इसके असरात निकलेंगे और इसके असरात बहुत ज़्यादा बुरे हो सकते हैं। दूसरा, इमरान खान साहब ने आज लोटे और ज़मीर फरोश, इन दोनों अल्फाजों को इनकी एक नई तशरीह दी है, उनको एक नए मानी दिए हैं। उनका ये कहना है कि लोटा एक मुख्तलिफ चीज़ है, ज़मीर फ़रोश एक मुख्तलिफ चीज़ है। ज़मीर फ़रोश का उनका मतलब ये था कि ये ज़रा सुपरलेटिव डिग्री में चला जाता है। लोटा उनके मुराद ये है कि लोटा वो शख्स है जो इक़्तिदार को देकर अपनी वफ़ादारी बदल लेता है। उसको ख्याल होता है कि जनाब ये पार्टी इक़्तिदार में आने वाली है, लिहाजा मैं इस पार्टी में छलांग लगा जाऊँ। जिस तरीके से, ये उन्होंने कहा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से 2018 के इलेक्शन से पहले ही जब बहुत सारे लोटों को इस बात का इम्कान पैदा हो गया या इस बात का यकीन हो गया कि इस्टेब्लिशमेंट
اسٹیبلشمنٹ इस वक्त नंगी चिट्टी होके इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, भरपूर तरीके से इमरान खान को सपोर्ट की जा रही है, भरपूर तरीके से इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाने की कोशिश की जा रही है, तो ये लोटे चुन चुन कर इमरान खान साहब की गोद के अंदर रख दिए गया और इमरान खान साहब ने 3.5-4 साल इन लोटों को अच्छा खासा पाला। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि ये वो लोटे नहीं रहे जो इक़्तिदार को देख के मेरी तरफ आए थे, ये लोटे अब ज़मीर फरोश बन चुके हैं, क्योंकि ये अब मेरी गोद से लुढ़क कर दूसरी तरफ जाने पर तैयार हो गए हैं। लिहाजा ये लोटे अब ज़मीर फरोश हैं, क्योंकि इन्होंने अपने ज़मीर के सौदे किए हैं और ये मेरे खिलाफ वोट देने जा रहे हैं। और मुबैना तौर पर सिंध हाउस के अंदर इनको नोटों की बोरियां दी गई हैं और ये नोटों की बोरियां जो दी गई हैं वो उसके नतीजे में मेरा इक़्तिदार चला जाएगा। लिहाजा ये जो ज़मीर फरोश हैं ये नाकाबिल माफ़ी हैं, लोटे माफ़ी हैं, लोटे काबिल माफ़ी हैं, ज़मीर फरोश नाकाबिल माफ़ी हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है, इमरान खान साहब ने जो बात कही है खासी हद तक मुझे इस बात की सदाकत पर यकीन है कि इमरान खान साहब को जो ज़मीर फरोश, क्योंकि उन्होंने अपने ख़िताब के अंदर कहा कि पार्टी लीडर बाप की तरह होता है, पार्टी चेयरमैन बाप की तरह होता है, वो अपने बच्चों की जो कमियां, खामियां, कमज़ोरियां, जो लग्ज़िशें हैं उसको नज़रअंदाज कर देता है। मैं भी तो माफ़ कर दांगा। ये ज़मीर फरोश वापस लोटे में और लोटे वापस प्यारों में तब्दील हो जाएंगे अगर आप लोग ये जो है मेरे पास वापस आ जाते हैं, मेरी छतर छाया में आ जाते हैं और तहरीक अदम एतमाद में मुझे वोट देंगे। आपकी तमाम तर जो कहते हैं ना 7 खून माफ़, आपको 7 खून माफ़ कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर मुझे मेरे ख़िलाफ़ वोट दिया तो फिर ज़मीर फरोशी का एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने एक तरफ तो उनको वापस आने के लिए कहा कि जनाब बाज आ जाओ, वापस आ जाओ, नहीं तो बहुत बुरा सूरत हाल होगा। अब ये जो नहीं तो बड़ी सूरत हाल है ये उनके ख़िताब का एक दूसरा नुक्ता है, क्योंकि यहाँ पर इस ख़िताब में, क्योंकि पहले जब उन्होंने ख़िताब किया था, आपको याद है चंद दिन पहले, तो उनका ये कहना था कि घेराव किया जाए इन तमाम लोगों का, जिन लोगों जो सिंध हाउस में मुकीम हैं इनका घेराव किया जाए, इनके घरों के बाहर मुजाहरे किए जाएँ। और फिर हमने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पर मुजाहरों का आगाज़ हुआ। आज इमरान खान साहब उससे अगले दर्जे पर चले गए। उनका ये कहना है कि सोशल बाइकआउट कर दिया जाए, वो तमाम अफराद का जो मेरे खिलाफ वोट देंगे उनका सोशल बाइकआउट किया जाए। ये उनके अपने अल्फाज हैं। उनका ये कहना है कि ज़मीर फरोशो मुहिम के लिए तैयार हो जाओ, आपके ऊपर सारी ज़िंदगी के लिए ज़मीर फरोशी का टैग लग जाएगा, आपके लिए सोशलाइजेशन मुश्किल हो जाएगी। आप किसी की शादी में शिरकत करेंगे वहाँ पर ज़मीर फरोश की आवाज़ लगेगी, आपके लिए अपने बच्चों की शादियां करना मुश्किल हो जाएंगी, अपने बेटे बेटी की शादी करना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कोई ज़मीर फरोश को रिश्ता नहीं देगा, आपके बच्चों को कोई रिश्ता नहीं देगा। उन्हें आगे बढ़े। फिर इसके बाद उनका ये कहना था कि आपके बच्चों का स्कूल और कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ पे वो जाएंगे आपके बच्चे, वहाँ पर उनको ज़मीर फरोश की औलाद कहा जाएगा और उनके लिए, उनके बच्चों का, आपके बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा और उनकी ज़िंदगी एक ज़िल्लत की ज़िंदगी होगी। ये इमरान खान साहब के अपने अल्फाज हैं। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि अगर इमरान खान साहब जो कह रहे हैं, क्योंकि कंटेनर पे भी जब वो खड़े थे तब भी वो यही कहते थे सिविल नाफरमानी कर दी जाए, बिजली के बिल ना दो, टैक्स पे करना बंद कर दो, पैसे जो है रेमिटेंसेस बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वो रेमिटेंसेस ना भेजें स्टेट बैंक के थ्रू, वो हुंडी के ज़रिए पाकिस्तान को पैसे भेजें ताकि पाकिस्तानी मीशत का दिवालिया निकल जाए। और ये वो ख़ुद अपने मुख्तलिफ तकरीरों के अंदर इस बात का वो इजहार करते आए हैं। अब एक मरतबा फिर उन्होंने वही कंटेनर पॉलिटिक्स का आगाज़ किया और अपने मुनहरिफ अरकान के लिए उनकी तरफ से जो सख्त इस्तेमाल हैं। अब इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि वोट ना देने पर इस बात की धमकी दी जाना कि जनाब आपके बच्चों की शादियां नहीं हो सकेंगी, उनकी बेटियां बिन ब्याही घरों में रह जाएंगी, ये बात मुनासिब लगती है। ये बात मुनासिब लगती है कि वो बच्चे जिनका इस सारे अमल में एक लम्हे के लिए इस बात को हम तस्लीम भी कर लें कि PTI के वो तमाम अरकान असम्बली जो इस वक्त इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पर वोट देने के लिए तैयार नहीं, उनको पीपल्स पार्टी ने पैसे दिए नून लीग का वज़ीर आज़म बनाने के लिए, और उन्होंने पैसे लिए। इस बात को भी अगर हम एक लम्हे के लिए तस्लीम कर लें, क्योंकि उनके बयानात वीडियो कुरान शरीफ पर हाथ रखते हुए आए हैं कि जनाब हमने किसी से पैसे नहीं लिए,
اس کے باوجود ان کے بچوں کو، ان کی بیوی بچوں کو، والدین کو، بہن بھائیوں کو سزا دینا، اس طریقے سے جو ان کا جو سوشلائزیشن یا سماجی بائیکاٹ کی ایک مہم چلانا، کیا یہ درست ہے؟ کیونکہ قانون، پاکستان کا قانون یہ بات واضح کرتا ہے کہ جناب کسی بے قصور کو سزا نہیں ملنی چاہیے، بلکہ قانون یہاں تک کہتا ہے کہ 100 گنہگار بچ جائیں، ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے، قانون کہتا ہے۔ قانون یہ بھی کہتا ہے کہ انوسینٹ انٹل پروون گلٹی، آپ اس وقت تک آپ کو مجرم نہیں کہا جا سکتا، آپ کو گنہگار ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا جب تک کسی کورٹ آف لا سے آپ کو سزا نہ مل جائے۔ لیکن ہم یہاں پر جلسوں میں کھڑے ہو کے بڑے بڑے فتوے دیتے ہیں اور اس کے بعد قرآن کی آیات کا حوالہ دیتے ہیں۔ عجیب و غریب یہ جو ہے نا بے عملی ہے جو اس وقت ہماری سیاست میں نظر آ رہی ہے، صرف اور صرف اقتدار کو بچانے کے لیے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کا جو تیسرا اور امپورٹنٹ فیکٹر تھا وہ تھا ان کی انتخابی مہم، کیونکہ پہلی مرتبہ عمران خان صاحب نے اس جلسے کے اندر بہت زیادہ وقت لیا اپنی حکومت کی کارکردگی کو گنوانے میں کہ جناب میری حکومت کی وجہ سے 2000 ارب روپے کا جو پاکستان کے اوپر ریکارڈ کیس کے اندر جرمانہ ہونا تھا، اس جرمانے کو ہم نے محفوظ کرنے کی کوشش کی اور آج ہم نے ایک ایگریمنٹ سائن کر لیا۔ اسی طریقے سے مختلف پروجیکٹس کا انہوں نے حوالہ دیا، پانی کے پروجیکٹس کا حوالہ دیا، بجلی کے منصوبوں کا حوالہ دیا، بے شمار انہوں نے بتایا کہ جناب میں نے پناہ گاہیں بنائی ہیں، میں نے سڑکیں بنائی ہیں جو نون لیگ کے دور کے اندر بڑی مہنگی بنتی تھیں، اب بہت سستی بنتی ہیں۔ اس طرح کے انہوں نے مختلف حوالے دیے، جس سے اس بات کا تاثر مل رہا ہے کہ عمران خان صاحب اب اپنی حکومتی کارکردگی کو اپنی انتخابی مہم کے ایک ٹول کے طور پر یوز کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 27 مارچ کے امر بالمعروف جلسے کے حوالے سے بھی لوگوں سے گزارش کی کہ جناب آپ لوگ اس جلسے کے اندر ضرور شریک ہوں، لیکن یہاں پر بھی ایک ٹوسٹ آ گیا ہے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریڈ زون میں کسی بھی سیاسی اجتماع کے خلاف فیصلہ سنا دیا ہے اور کہہ دیا ہے اپنے فیصلے میں کہ جہاں پارلیمنٹ ہاؤس، سپریم کورٹ، ایوان صدر اور وزیر اعظم سمیت اہم سرکاری ادارے موجود ہیں وہاں پر کسی قسم کا اجتماع نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وکیل ہیں محمد آصف گجر صاحب، ان کے ذریعے درخواست دائر کی گئی تھی۔ اس درخواست کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق صاحب نے نپٹا دیا ہے اور انہوں نے کہہ دیا کہ جناب کوئی جلسہ نہیں، اب چکو اپنے جلسے سے نکلو۔ اب جناب اس ساری صورتحال کے اندر جو اسپیکر صاحب ہیں ان کی کارروائی آ جاتی ہے سامنے۔ اس وقت آپ کی اسکرین پر ایک لیٹر آپ کو نظر آ رہا ہے جو اسپیکر صاحب نے، یہ میرے ہاتھ میں بھی ہے، جو اسپیکر صاحب نے جاری کیا ہے اور اس لیٹر کے تحت انہوں نے جو تحریک عدم اعتماد کے لیے جو خصوصی اجلاس ہے اس کو انہوں نے آرٹیکل 54 کی کلوز 3 اور آرٹیکل 254 آف دی کانسٹیٹیوشن کے تحت 25 مارچ کو بلانے کا فیصلہ کیا ہے، 25 مارچ بروز جمعہ صبح 11 بجے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ لیٹر انہوں نے لکھا ہے، یہ اس وقت آپ کی اسکرین پر آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ یہ لیٹر ایک سادہ کاغذ پر لکھا گیا، یہ آرڈر اصولی طور پر کسی بھی قسم کا جو سرکاری ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے اس کو سرکاری جو لیٹر ہیڈ ہے اس کے اوپر جاری کیا جاتا ہے، لیکن اس پر کوئی لیٹر ہیڈ کو پر جاری نہیں کیا گیا۔ اور اس لیٹر کے اندر انہوں نے تقریباً کچھ 6 وجوہات بتائی ہیں کہ جناب یہ 6 وجوہات تھیں جن کی بنا پر یہ اجلاس بلانے میں ممکنہ طور پر تاخیر ہو رہی ہے۔ ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ 21 جنوری کو قومی اسمبلی نے 22 اور 23 مارچ کو OIC کے اجلاس، وزرائے خارجہ کا اجلاس ہونا ہے، لہٰذا ان 2 دن کے اندر کارروائی نہیں ہو سکتی۔ پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب جو پہلا ان کا نقطہ تھا کہ نیشنل اسمبلی نے اس حوالے سے ایک قرارداد بھی منظور کی تھی اور اس 21 جنوری 2022 کو، جس کے تحت یہ کہا گیا تھا کہ جناب یہ 22 اور 23 مارچ کو OIC کا وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہونی ہے، لہٰذا ان دنوں ان ایام کے اندر نیشنل اسمبلی ہال اویلیبل نہیں ہوگا۔ تیسرا نقطہ ان کا یہ تھا کہ OIC کے وزرائے خارجہ اجلاس کی وجہ سے جو نیشنل اسمبلی کا ہال ہے اور اس کی لابیز ہیں وہاں پر ریپیئر اینڈ مینٹیننس کا کام ہو رہا تھا اور یہ کام فروری سے سٹارٹ ہوا تھا اور یہ اس کا چارج جو ہے نیشنل اسمبلی کا وہ لے لیا تھا CDA نے ریپیئر ورکس کے لیے۔ اور اب یہ ان کا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ چیئرمین جو ہیں سینٹ اور سینٹ سیکریٹریٹ
वहाँ पर ख़त लिखा गया, उनको कहा गया कि जनाब हमारा नेशनल असम्बली का हॉल अवेलेबल नहीं है, आप हमें सेनेट हॉल दे दें ताकि हम वहाँ पर इजलास कर लें। तो उनकी तरफ से जवाब आया कि जनाब उधर भी इजलास नहीं हो सकता, वहाँ पर भी रिपेयर का काम है। उसके बाद फिर स्पीकर सेक्रेटेरिएट की तरफ से ख़त लिखा गया चेयरमैन CDA को और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को, और उनसे कहा गया कि जनाब नेशनल असम्बली का हमने इजलास बुलाना है तो हमें कोई अप्रोप्रिएट जगह बताई जाए इस्लामाबाद में। दोनों की तरफ से, यानी चेयरमैन CDA की तरफ से और DC इस्लामाबाद की तरफ से तहरीरी तौर पर स्पीकर नेशनल असम्बली को ये बात बताई गई और कहा गया कि पूरे इस्लामाबाद में कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहां पर ये इजलास बुलाया जा सके। उनकी तरफ से भी माजरत हो गई। तो फिर स्पीकर साहब ये कहते हैं कि जनाब बताएं अब मैं क्या करूं, मैं ख़त ही लिख सकता था, मैंने ख़त लिख दिए हैं और उसका मेरे पास रिटन प्रूफ भी हैं, लिहाजा अब चूँकि कोई स्पेस अवेलेबल ही नहीं है इस्लामाबाद में, लिहाजा ये इजलास नहीं हो सकता। अब ये इजलास फर्स्ट अवेलेबल जो तारीख़ है 25 मार्च वहीं पर होगा। और दिलचस्प बात यह है कि इस इजलास के लिए भी उन्होंने कोई एजेंडा नहीं रखा। जुमे वाले दिन इजलास होगा और मुमकिना तौर पर जुमे की नमाज के लिए इस इजलास को मौखर कर दिया जाएगा, फिर अगली तारीख पता नहीं वो कौन सी देते हैं कौन सी नहीं देते। अब इस सूरत हाल पर अपोजिशन पीपल्स पार्टी की तरफ से नैयर बुखारी साहब और दीगर जो उनके लीडरान हैं उनकी तरफ से इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उसके बाद मुस्लिम लीग नून की तरफ से राना सनाउल्लाह साहब और दीगर जो उनके लीडरान हैं उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये बात वाज़ेह तौर पर कही गई शहरी रहमान साहबा की तरफ से और दीगर लीडरान की तरफ से कि जनाब स्पीकर साहब ने अपने आइनी फ़राइज़ से रूगर्दानी की है और वो पाबंद करता है आइन उन्हें 14 दिन के अंदर अंदर एक्विजिशन जब उनको मिल जाए 14 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाने की। लेकिन स्पीकर साहब ने इजलास बुलाने में दानिस्ता तौर पर ताख़ीर की और ये इजलास बुलाने में ताख़ीर का मतलब ये है कि उन्होंने आइन की जो प्रोविजंस हैं उसकी ख़िलाफ़ वर्जी की है। और आइन की प्रोविजंस की ख़िलाफ़ वर्जी का सीधा सीधा मतलब ये है कि एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी सज़ा आर्टिकल 6 के अंदर लिखी हुई है और आर्टिकल 6 इस हवाले से खासा सख्त है। और इस मामले की अब तशरीह के लिए इशारा दिया है अपोजिशन की तरफ से कि वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और वहाँ का दरवाज़ा खटखटाएंगे, अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे और कहेंगे कि जनाब इस बात का फ़ैसला किया जाए कि स्पीकर साहब ने ये जो वजूहात बताई हैं ये तो तालमेल नहीं खाती, क्योंकि पंजाब के अंदर जब बजट का मामला था और इस वक्त भी कोविड भी था और जो पंजाब असम्बली थी उसकी रेनोवेशन भी हो रही थी, तो उस वक्त जो इजलास था स्पीकर परवेज़ इलाही साहब ने वो इजलास बुलाया था फ्लैटीज़ होटल में और वहाँ पर वो इजलास उन्होंने बुलाया भी था, कंडक्ट भी किया था। उस वक्त उन्होंने LDA को ख़त नहीं लिखा था, उस वक्त उन्होंने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को ख़त नहीं लिखा था, उस वक्त सिर्फ उन्होंने अपने असम्बली सेक्रेटेरिएट से बात की थी और उनसे कहा था कि जनाब इजलास करना है और इजलास हुआ था। अलबत्ता अब से लेकर यानी जब आज से 3 दिन पहले से लेकर 25 मार्च तक कन्वेंशन सेंटर बिल्कुल फारग था और वहाँ पर भी अगर चाहते तो इजलास हो सकता था, लेकिन पता नहीं अब डिप्टी कमिश्नर साहब की क्या मजबूरी थी या डिप्टी कमिश्नर साहब चाहते थे कि असद कैसर साहब किसी मुसीबत में आएँ। अब सियासत है, लॉयल्टी है, कुछ ना कुछ कुर्बानी तो देना पड़ेगी। देखते ही हैं कि असद कैसर साहब इस शिकंजे से कैसे बाहर निकलते हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।